हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमारा लेसन चल रहा था तीसरा, धातु एवं अधातु। ठीक है, जिसमें कल के क्लास में अपन ने लास्ट में पढ़ा था धातु ऑक्साइडों के बारे में। ठीक है, धातु ऑक्साइडों के बारे में अपन ने पढ़ा था। धातु ऑक्साइड की हमने लास्ट चीज पढ़ी थी कि धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। ज्यादातर धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ एक घुलते हैं। ठीक है, जिनमें अपन ने देखिए सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड की जल के साथ क्रिया करवाने पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिले थे। ठीक है, अर्थात सार प्राप्त हुए थे। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, हवा में खुला छोड़ने पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोडियम एवं पोटेशियम हवा में खुला छोड़ने पर क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए उनको केरोसिन के तेल में या फिर मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो नोट बनाकर आप आगे कंटिन्यू करेंगे अपना। सोडियम व पोटेशियम हवा में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसलिए इनको मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है, जिसे अपन नॉर्मल भाषा में घासलेट भी बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। क्योंकि खुला छोड़ते ही ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा था, वातावरण की नमी में क्रिया कर आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, आगे है एनोडीकरण। आगे हमला अगला टॉपिक है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एनोडीकरण क्या होता है, देखिए हम देखते हैं एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे अपन एनोडीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम पर एक परत बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को अपन एनोडीकरण कहते हैं। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। ऑक्साइड की मोटी परत बनाते हैं अपन, इस पर एल्यूमिनियम धातु पर, तो उस प्रक्रिया को एल्यूमिनियम परत पर ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं एनोडीकरण। ये परत क्यों बनाते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है, वो क्या संसारित ना हो जाए, उस पर जंग ना लग जाए, तो उसको जंग से बचाने के लिए, संसारण से बचाने के लिए ऑक्साइड की परत बनाते हैं। अर्थात यह परत एल्यूमिनियम को संसारण से बचाती हैं। पिछले लेसन में भी अपन ने संसारण के बारे में पढ़ा, और इस लेसन में भी बहुत ही अच्छे से अपन पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले लेसन में अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, अपन ने सिर्फ और सिर्फ परिभाषा और नॉर्मल जानकारी प्राप्त की थी। इस लेसन में अपन संसारण को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एंड में, ठीक है।
अब एनोडीकरण के लिए करते क्या है, एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को, अर्थात एक साफ वस्तु प्लेट, ठीक है, उसको लेकर अपन क्या करते हैं, एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है। अर्थात जो इलेक्ट्रोड होते हैं अपन, ठीक है, अर्थात इस प्रकार से एक बर्तन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अपन ने लिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 लिया इसमें भर के, ठीक है, उसमें जो एनोड होता है वो अपन ने किसका लिया, एल्यूमिनियम का, ये एनोड अर्थात प्लस जो होता है, ठीक है। इधर दूसरी धातु ले ली, इधर कोई दूसरी धातु ले ली और उसको क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की कोई वस्तु को साफ होनी चाहिए, अर्थात ये जो भी इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसको अच्छे से रेत मार जो होता है उससे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। इस वस्तु को एनोड बनाकर क्या करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। जैसे ही अपन इसको बैटरी से जोड़ते हैं, सेल से जोड़ते हैं, ये विद्युत अपघटन होता है H2SO4 का, ठीक है। तो देखिए आगे, एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु लेकर उससे एनोड बनाकर क्या करते हैं अपन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 कंसंट्रेट H2SO तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, ठीक है। अब जो भी ऑक्सीजन गैस निकलती है H2SO4 में से, तो क्या होता है, ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। जो ये एनोड होता है, ठीक है, जो एल्यूमिनियम का बना होता है, H2SO4 टूटता है, ठीक है, और इससे जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो इस एल्यूमिनियम पर आकर क्रिया करके क्या बना देती है, Al2O3, ये ऑक्सीजन की एक परत बना के ये ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। तो एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके क्या करती है, ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है, ठीक है। अब ये तो हो गई एनोडीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। अपन अगर चाहें तो साइड में ऐसे छोटा सा चित्र बना सकते हैं, बना ही लो आप लोग साथ में, देखिए एनोडीकरण की प्रक्रिया अगर आ जाए तो अगर एनोडीकरण पूछा जाए तो अपन को क्या करना है, तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है,
ये यहाँ पर बैटरी आ गई, इसका ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा, ये एनोडीकरण। इसको तो अपन बोलते हैं एनोड, इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये जो प्लेट होती हैं वो होती है एल्यूमिनियम की, किसकी? एल्यूमिनियम की। और इसमें अपन ने भरा जाता है क्या? इस प्लेट को अंदर डुबो दिया जाता है, इसमें भरा जाता है अपन ने H2SO4 तनु। कैसा? तनु H2SO4। तो ऑक्सीजन यहाँ पर उत्सर्जित होकर क्या बना लेती है? इस पर एक परत बनाती है। ठीक है, जैसे विद्युत अपघटन होता है, इस पर एक ऑक्सीजन गैस आकर इस पर क्या करती है? एक मोटी परत बना लेती है। उस परत का, वो परत कौन सी होती है? वो परत होती है Al2O3, अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसको। सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ये ध्यान। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कोई धातु है तो वो है कौन सी? सोडियम। सोडियम किसी के साथ इतनी क्रियाशील है कि जो अपन ने अभी एक पहला नोट लिखा था, इतनी क्रियाशील है कि अपन उसको केरोसिन से तेल के निकाल के, केरोसिन के तेल से निकाल के जैसे ही हवा में खुला छोड़ते हैं वो आग पकड़ लेगी, जलने लग जाएगी। इतनी अभिक्रियाशील है, मतलब इतनी जल्दी वो वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर लेती है। नोट, धातुओं में सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील या अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक धातु कौन सी अभिक्रियाशील है? तो वो है हमारी सोडियम। ठीक है, ये तो हो गई अपन ने जो पढ़ा है वो धातुओं की दहन क्रिया, अर्थात धातुओं को जलाने पर क्या होता है। अब पढ़ते हैं अपन धातुओं की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुओं की जल से अभिक्रिया करवाने पर क्या परिणाम आते हैं? तो देखिए, जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए, धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस अर्थात H2 हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अब ये धातु ऑक्साइड को अपन पुनः जल में क्रिया करवाते हैं। देखिए, जल से धातुओं की जल से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है और धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, इन धातु ऑक्साइडों की वापस अपन किससे क्रिया करवाएं? जल से क्रिया करवाते हैं तो हमें धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, देखिए, इसको अभिक्रिया क्रिया में अपन नॉर्मल भाषा में कैसे रख सकते हैं? जैसे धातु
प्लस जल, तो बनता क्या है हमारा धातु ऑक्साइड, प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस अर्थात H2 बनता है। ठीक है, और इसी धातु ऑक्साइड की अपन क्या करते हैं, फिर इस धातु ऑक्साइड की आगे क्रिया करवाते हैं। धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया करवाने पर क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन इसके, जैसे 2K किसका प्रतीक है, K पोटेशियम का प्रतीक है, एक धातु है। इसको अपन अगर जल से क्रिया करवाते हैं, प्लस जल H2O, H2O क्रिया करवाते हैं तो बनता है KOH, KOH। ठीक है, KOH, 2KOH प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है इसमें। अब इसमें दोनों अभिक्रियाएं एक साथ बता दी गई, दोनों अभिक्रियाएं क्या कर ली है, एक साथ बता दी गई है, क्योंकि जैसे ही K जल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, थोड़ी मात्रा में KOH बनता है, सॉरी पोटेशियम ऑक्साइड बनता है, अर्थात पोटेशियम की जल से क्रिया करवाते हैं तो पोटेशियम ऑक्साइड बनता है। वही पोटेशियम ऑक्साइड उपस्थित जल में फिर से क्रिया करते हुए क्या बनाता रहता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अपन इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि धातुओं की जल से क्रिया करवाने पर क्या बनता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसी तरह देखिए सोडियम की क्रिया करवाएं अपन जल से तो क्या बनेगा, 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, अर्थात ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी है। जैसे कैल्शियम की अपन जल से क्रिया करवाए, कैल्शियम की जल से क्रिया कराए, कैल्शियम की क्रिया जल के दो अणुओं से अपन करवाते हैं तो बनता है अपन ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस H2 प्लस H2। ठीक है, H2O। तो ये हमारे हैं धातुओं की जल से क्रिया। देखिए ठीक है, अब इस अभिक्रिया की अपन बात करते हैं। हमने देखा है कि ऊपर धातु की क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, कैल्शियम की जल से क्रिया करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के जल रहता है। ठीक है, कैसे, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम की जब जल से क्रिया करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है, वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, कैल्शियम के चारों तरफ जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो कैल्शियम के चारों तरफ चिपक जाते हैं, कैल्शियम के धातु के सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे बुलबुले उसके ऊपर कैल्शियम धातु पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम धातु पानी में तैरने लगती है। ठीक है, तो सवाल लिखिए इसमें, देखिए ये ऐसे करके लिखना, उपरोक्त अभिक्रिया में मुक्त हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम धातु पानी पर
तैरती हैं, जिससे कैल्शियम धातु क्या करती है, पानी पर तैरती रहती है। ठीक है, तैरती रहती है, इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछता है ऐसे, जैसे तरीका बताता हूं सवाल पूछने का, कि कैल्शियम की जल से क्रिया करवाने पर कैल्शियम धातु जल पर तैरने क्यों लग जाती है, तैरती क्यों है। तो अपन को उत्तर लिखना है कि जब अपन कैल्शियम की जल से क्रिया करवाते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे वो क्या होती हैं, तैरने लगती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। अब मैग्नीशियम होता है, ये तो सब क्रियाएं नॉर्मल जल के साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम धातु जो होता है वो क्या करता है, ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता है। अपन ठंडे जल में मैग्नीशियम धातु डाल देंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन फिर गर्म जल के साथ वो अभिक्रिया करता है। नोट तो हाँ नोट बना के लिख लीजिए। नोट मैग्नीशियम धातु, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीशियम धातु शीतल या ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ क्रिया करता है। ठीक है, गर्म जल के साथ वो क्रिया कर लेता है, ठीक है, लेकिन ठंडे जल के साथ वो क्रिया नहीं करता है, ये अच्छी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, फेरस आयरन है, जिंक है, ठीक है, ये ना तो गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं ना ही ठंडे जल के साथ, अर्थात ये ना तो गर्म ना ठंडे, अर्थात जल के साथ तो ये क्रिया बिल्कुल ही नहीं करते हैं। ठीक है, जल के साथ ना तो ठंडे जल के साथ ना गर्म जल के साथ क्रिया करते हैं। ये किसके साथ क्रिया करते हैं, भाप के साथ क्रिया करते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक क्या करते हैं, जिंक न शीतल जल के साथ न ही गर्म जल के साथ क्रिया करते, ये सिर्फ भाप या जिसे अपन वाष्प बोलते हैं, वाष्प के साथ क्रिया करते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ जल की वाष्प के साथ क्रिया करते हैं, जल की वाष्प या भाप के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम प्लस 2H2O, ठीक है, ये जल की वाष्प है, भाप भी तो वही होती है, हम देखते हैं। जल एकमात्र ऐसा तत्व है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसकी अपन जल से, एल्यूमिनियम की जल से क्रिया करवाते हैं तो बनता है हमारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2, 3 हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती हैं। ठीक है, इसके बाद Fe प्लस अर्थात आयरन, लोहा
लोहे की क्रिया क्या करते हैं, 4H2 से क्रिया करवाते हैं। तो देखिए बनता है Fe2O3, Fe2O3 जब सॉरी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है किसकी, 4H2। ठीक है, ये जल के साथ इस प्रकार से क्रिया करते हैं। ठीक है, अब देखिए लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड धातु जल से क्रिया ही नहीं करती है, बिल्कुल ही क्रिया नहीं करती, जल के साथ क्रिया ही नहीं करते, चाहे गर्म हो, ठंडा हो, भाप हो, कुछ भी हो। ठीक है, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जल, गोल्ड, किसी भी प्रकार के जल के साथ क्रिया नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के जल के साथ ये क्रिया नहीं करते हैं, बिल्कुल ही क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी धातुओं की जल के साथ क्रिया। ठीक है, अब धातुओं की अपन अम्ल के साथ क्रिया देखते हैं। स्क्रीन शॉट लें आप इसका पहले। धातुओं की अम्लों के साथ क्रिया कैसे होती है वो देखते हैं अपन। देखिए धातु की अम्ल के साथ क्रिया, धातुओं की पहले क्रिया थी दहन, जलाने पर क्या क्रिया होती है धातुओं की, फिर जल के साथ क्रिया देखी। अब धातुओं की अम्लों से क्रिया, जब धातुओं की अपन अम्ल से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए धातुओं की अम्ल से क्रिया करवाने पर, धातु अम्ल से क्रिया कराने पर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, धातु अम्ल से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं, लवण व हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, जैसे धातु की क्रिया अपन ने किससे करवाई, अम्ल से। ठीक है, अम्ल से क्रिया करवाने पर क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम की अपन ने करवाई क्रिया, मैग्नीशियम प्लस 2HCl। ठीक है, इससे क्रिया करवाई तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है प्लस गैस बनती है हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह अपन ने एल्यूमिनियम की क्रिया करवाएंगे किससे, 2HCl, HCl से क्रिया करवाएंगे तो बनेगा AlCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड से क्रिया करवाने पर और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्रिया करवाते हैं। जैसे जिंक की क्रिया करवाते हैं अपन HCl, तो जिंक क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड
ठीक है, और गैस मुक्त हुई H2, ठीक, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आगे देखिए, अब नोट, ये जो तीनों अभी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक हैं, इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है? तो देखिए, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, अभिक्रिया क्रम लिख देते हैं इसका, अभिक्रिया क्रम, ठीक है, अर्थात सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ग्रेटर देन, ये निशान आपका ग्रेटर देन यानी बड़ा है, मैग्नीशियम ज्यादा है, बड़ा है किससे? एल्यूमिनियम से बड़ा है, एल्यूमिनियम बड़ा है किससे? जिंक से, जिंक बड़ा है किससे? अर्थात मैग्नीशियम सर्वाधिक क्रियाशील, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर फेरस आयरन, लोहा, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं अपन, एक्वारेजिया, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट, एक्वारेजिया क्या होता है? देखिए, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया जिसमें 3 भाग तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 3 भाग ही अपन क्या कहलाते हैं? नाइट्रिक अम्ल, HNO3 सांद्र। अर्थात अगर अपन ने 3, मान लो 3 लीटर अपन ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है सांद्र, तो उसमें 1 लीटर HNO3 मिलाने पर 3 भाग क्या? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 3 भाग क्या होते हैं? ठीक है, सांद्र HNO3 मिलाते हैं, ठीक है, अर्थात 3 भाग सांद्र HCl तथा 1 भाग सांद्र HNO3, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, मिलाने पर बनने वाला पदार्थ एक्वारेजिया कहलाता है। इसे अम्लराज भी कहते हैं, इसे अम्लराज भी कहते हैं, ठीक है। अम्लराज और अम्लों का राजा में फर्क है। अम्लराज किसे कहते हैं? एक्वारेजिया को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, 3 सांद्र HCl अनुपात में, अर्थात 3 भाग, ये अनुपात में मिलाते हैं 3 और सांद्र HNO3, ठीक है। कितना भाग? ये तो 3 भाग और ये होता है 1 भाग, तो बनता है हमारा एक्वारेजिया, इंपोर्टेंट है, ठीक है। 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कि एक्वारेजिया कैसे बनता है, एक्वारेजिया क्या है, ठीक है। हम नोट देखिए, ये काम कहाँ आता है? यह सोना और चांदी को, प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये सोने को भी गला देता है, प्लेटिनम को भी गला देता है, तो बहुत ही कठोर धातुएं होती है, ठीक है। एक्वारेजिया में सोना व प्लेटिनम को गलाने की क्षमता होती है। अपन जो सोनार की दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, और हमारा कोई पुराना जो आभूषण होता है उसको ले जाके देते हैं और बोलते हैं इसको इस तरीके से बना दो, ठीक है। तो वो पहले पुराने आभूषण से क्या करेगा? सारा सोना निकालेगा और उसको गलाएगा। गलाने के लिए किसका काम में लेता है? वो एक्वारेजिया काम में लेता है। स्क्रीनशॉट लेता हूं। तो ये था हमारा
ये था हमारा आज का जो क्लास, जिसमें अपन ने दहन प्रक्रिया, धातुओं की जल के साथ क्रिया और धातुओं की अम्लों से क्रिया अपन ने देखी है। ठीक है, जिसमें साथ में एनोडीकरण भी अपन ने देखा। ठीक है, इसके बाद आने वाली क्लास में अपन धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया देखेंगे। ठीक है, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाशीलता के क्रम के आधार पर एक श्रेणी बनाई गई है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, वो अपन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।